हेलो एवरीवन, मैं सीए सचिन गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी में। मैं फाइनल लेवल पर एससीएम पीई पढ़ाता हूं और इंटरमीडिएट पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोगों का अनअकैडमी में एक बैच चल रहा है जो नवंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए है। वो बैच मॉर्निंग में होता है 7 to 9। ये बैच हमने अगस्त में शुरू करा था और ये सितंबर एंड तक चलेगा। करीब करीब इसके अंदर हमारा आधा कोर्स हो चुका है, आधा बाकी है। बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम कर रहे हैं। आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स की क्लासेस कर सकते हैं। आज हम आपके साथ क्या करने वाले हैं? हम आपके साथ एससीएम पीई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इस सब्जेक्ट का एक आरटीपी डिस्कस करेंगे जो आईसीएआई ने रिलीज़ किया था कुछ टाइम पहले। ये आरटीपी मई 2020 एग्ज़ाम के लिए रिलीज़ किया था, बट वो एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे इस वजह से। तो हम उस आरटीपी को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस आरटीपी को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 का सेशन रहेगा और पार्ट 2 हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो पार्ट 1 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आधा आरटीपी हम आज के सेशन में और आधा आरटीपी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर अप कर लें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, जेआईटी के अंदर एक पहली बार कॉन्सेप्ट टक टाइम का यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, तो आई थिंक आरटीपी ओवरऑल इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपको एक केस स्टडी कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर पे दे रखी है, स्पेसिफिक सेक्टर पे दे रखी है। अदरवाइज हम लोगों की स्टडी के अंदर उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ना केस स्टडी ना प्रैक्टिकल। पहली बार उसके ऊपर एक केस स्टडी बना के यहाँ आरटीपी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैंने एक चीज़ देखी है, मई 2020 का जो आरटीपी है वो कंपैरेटिवली बाकी जो आरटीपीज हैं उनसे बेहतर बनाया गया है। इसमें उन क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो स्टडी के अंदर थोड़े कम हैं और यहाँ पर उनके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन डाले गए हैं। हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, यानी कि पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और एक केस स्टडी से ही शुरू करेंगे और वो केस स्टडी रहेगी कॉस्ट मैनेजमेंट इन सर्विस सेक्टर। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अब से। कॉस्ट मैनेजमेंट इन सर्विस सेक्टर देखिएगा। फ्रेश बाजार was founded in 2014 as a fresh bazaar mart. It provides amazing place for fresh organic fruits and vegetables. After launching its operation in November 2014, it grew to about 150 stores within 3 years, majorly in metro cities. But soon, it found that it did not have the system and infrastructure to support that expansion. फ्रेश बाजार ये फ्रूट मार्ट है, 2014 में इन्होंने शुरू करा था। ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचते हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर इन्होंने 150 अपने स्टोर ओपन कर दिए बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर। लेकिन अब इनको एहसास होता है इनका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, इनकी जो मैनेजमेंट है, वो इन स्टोर्स को ठीक तरह से संभाल नहीं पा रही है। आगे देखते हैं। Fruit and vegetable as a category of competitive market which offers these products very low margin while the rental cost and other overheads are very high. Also, staff attrition, poor location, supply chain issue, infrastructure problem prompted it to shut nearly 45 stores within 2 years of the launch. Since then, company has standardized its operation and increased centralization of supply chain. कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसका बिजनेस करना, धंधा करना बहुत मुश्किल है बड़े स्टोर के अंदर। सबसे पहली बात, एक तो ये लो मार्जिन पे काम किया जाता है, लेकिन अगर हम उसको ठेले पे बेचते हैं या सड़क किनारे दुकान लगा के बेचते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा सा स्टोर लेके जो एयर कंडीशनड हो वहाँ पे दिक्कत पड़ती है, क्योंकि मार्जिन तो इनका है कम और रेंटल्स हो जाते हैं ज़्यादा। इसके अलावा सप्लाई चेन का इशू रहता है, कई बार बरसात हो जाती है, कई बार ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो जाती है, या कई बार ओले वगैरह पड़ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो हम तक सामान नहीं आ पाता है।
इसके अलावा कई बार स्टाफ की दिक्कत होती है, कुछ स्टोर की लोकेशन इतनी बेहतर नहीं है, कई बार स्टोर 4 5 6 सीढ़ियाँ चढ़कर होता है तो लोग ऊपर आना नहीं चाहते, तो स्टाफ की प्रॉब्लम है, लोकेशन ठीक नहीं है, सप्लाई चेन और कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। इसके चलते इनके 45 स्टोर अराउंड लास्ट 2 ईयर में बंद हो चुके हैं। Though they provide all type of fresh organic fruits and vegetable under one roof, instead in local mandis, people have to go from one place to another to buy different fruit and vegetable. Still, they are unable to compete with local vendor. कहते देखो कितना अच्छा है, एक ही छत के नीचे हर तरह का फ्रूट, हर तरह की वेजिटेबल, वो भी फ्रेश और ऑर्गेनिक। फिर भी लोग इनके यहाँ नहीं जाते, वो लोकल सब्जी मार्केट में जाना चाहते हैं जहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं, किसी के पास आलू मिलता है, किसी के पास प्याज मिलता है, किसी के पास एप्पल मिलता है, किसी के पास पेयर मिलता है, तो कह रहे हैं वो घूम घूम के वहां से खरीद लेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आएंगे, एक ही छत के नीचे सब मिल रहा है। जबकि इट ऑल्सो फेसेस ह्यूज अपोजिशन फ्रॉम politically powerful small vendor, farmer, middlemen. Fresh Bazaar had majorly hurdle in 2016 when it chased out state Uttar Pradesh, Jharkhand, India's most popular region, after protest by small vendors, farmer and intermediaries. ये कहते हैं इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत इन्वॉल्व है। ये जितने जितने स्मॉल वेंडर्स हैं या ये फार्मर्स हैं या मिडिल मैन है जो आड़ती होते हैं, वो इनको लगता है सामान नहीं देते, इनको फ्रूट वेजिटेबल नहीं देते। इसकी वजह से झारखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर इनको काफ़ी नुकसान हुआ और इन्होंने अपने कई स्टोर बंद भी कर दिए। Mr. Kailash, manager of Fresh Bazaar, purchases fruit and vegetable from wholesale mandi. Price of fruits and vegetable fluctuate in wholesale mandi daily basis, which is directly depend on supply of fruits and vegetable by farmer. In addition, supply also depends upon transport facility, rain, political factors. जो इनका मैनेजर है कैलाश, वो कहता है अपने स्टोर पे फ्रूट वेजिटेबल बेचने के लिए मैं लोकल मंडी से फ्रूट और वेजिटेबल लेकर आता हूँ। अब वहाँ पे प्राइस डेली फ्लक्चुएट करते हैं तो उसमें दिक्कत रहती है, साथ में वहाँ से लेकर आने में ट्रांसपोर्ट की समस्या, बारिश, ये सब चीज़ें भी बड़ा परेशान कर रही हैं। फ्रेश बाजार सेल्स दीज फ्रूट एंड वेजिटेबल एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज ऑफ लोकल वेंडर इन लोकल मंडीज. Though the quality of local vendor is not as good as Fresh Bazaar, but local public prefer to buy fruit and vegetable from local vendors on roadside. फ्रेश बाजार कहता है हम लोग जो बेचते हैं ना, वो उसी प्राइस पे बेचते हैं जिस प्राइस पे लोकल सब्जी वाला बेचता है, बट फिर भी जनता पब्लिक हमारे पास नहीं आना चाहती, वो वहीं से सामान लेना चाहती है. द बिजनेस स्टिल रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज नो सिनर्जी टू एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. ड्यू टू दिस रीजन फ्रेश बाजार इज इनकरिंग कंटिन्यूस लॉसेस. वो कहते हैं एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरा हमें सिनर्जी नहीं मिल रही इस बिज़नेस को करने के लिए, इस वजह से हम कंटिन्यूस लॉसेस में हैं. फ्रेश बाजार वांट टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस एंड वांट्स टू मेक मनी इन एवरी स्टोर दैट दे सेट अप एंड दैट वुड द वे इन विच दे स्केल देयर ऑपरेशन. फ्रेश बाजार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं हर स्टोर के अंदर, और अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं. रिक्वायर्ड एडवाइस, इज देयर एनी स्कोप टू रिड्यूस लॉसेज एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. आपको बताना है क्या ये किसी तरह से कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं. अगर हम इस केस स्टडी को समराइज करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं. फ्रेश बाजार 2014 में शुरू हुआ था, ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल बेचता है. इन लोगों ने कुछ ही सालों के अंदर 150 के आसपास स्टोर बना लिए, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इनके 45 के आसपास स्टोर बंद हो गए. ये कहते हैं हम लोगों को एक तो कंपटीशन फील करना पड़ता है, दूसरा पॉलिटिकल कुछ फैक्टर्स हैं, सप्लाई चेन इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, स्टाफ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम लोग कई स्टोर बंद कर चुके हैं. हमारा प्राइस वही है जो लोकल वेंडर्स का है, उल्टा हमारे यहाँ सारी चीज़ें एक रूफ के अंदर मिल जाती है, वहाँ पे उनको फिरना पड़ता है, बट स्टिल लोग हमारे पास नहीं आते. हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसके अंदर मार्जिन कम है, हम लोकल मंडी से सामान खरीद के लेके आते हैं, प्राइस डेली बेस पे फ्लक्चुएट करते हैं. हमने कुछ स्टोर बंद कर दिए, अब हमें कोई सिनर्जी नहीं मिल रही, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगी हुई है, हम लॉसेस को रोकना चाहते हैं. क्या कोई तरीका है जिससे हम लॉस को रोक के प्रॉफिट को बढ़ा सकें? ये केस स्टडी है. मैं आपको इसका मेन जो आंसर है वो डिस्कस करता हूँ. देखिएगा ज़रा यहाँ पर. सबसे पहली बात, ये बिल्कुल सही कहा गया है, जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो लोकल वेंडर को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश बाज़ार. इसके पीछे रीज़न क्या है? वहाँ पर कंज्यूमर की जो बार्गेनिंग पावर होती है लोकल वेंडर के साथ वो ज़्यादा होती है, और फ्रेश बाज़ार के अंदर जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़ीरो होती है, ज़ीरो, और वहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा होती है.
इसके अलावा मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, लोकल वेंडर के पास जाते हैं तो फ्री में सब्जी लेने के बाद कुछ धनिया हरी मिर्च ले लेते हैं। ये फ्रेश बाजार तो एक हरी मिर्च भी आपको फ्री में नहीं देगा, उसकी भी बिलिंग करेगा। तो लोग इस वजह से वहां पे जाना नहीं चाहते, भले ही प्राइस ज्यादा क्यों ना हो या प्राइस सेम क्यों ना हो, वो बाहर से ही खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है और ये धनिया मिर्च का लालच लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसके अलावा इनके इश्यूज को हमने देखा। अब ये इश्यूज कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इन लोगों को वैल्यू चेन पढ़ना पड़ेगा, सप्लाई वैल्यू चेन पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे पहली बात आप समझिएगा, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं मेजरली उसका एक बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। करीब करीब 30% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवरी ईयर खराब हो जाते हैं। तो सप्लाई चेन को समझो, इनका प्रोडक्शन, इसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनका स्टोरेज, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा फ्रेश बाजार को। इसके अलावा फ्रेश बाजार को क्या करना चाहिए? लोकल मंडीज में जाके सामान नहीं खरीदना चाहिए, इनको करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब जो फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्ट डील करें और बोले कि आप ये चीज़ें ग्रो करो, इस महीने में आप हमें दे दो, हम प्राइस आपका अभी तय कर देते हैं, हम आपको कंफर्म पेमेंट दे देंगे। इससे होगा क्या? जो 30% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरी ईयर वेस्ट होता है वो वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, फार्मर को सर्टेनिटी आ जाएगी कि हमें चीज़ ग्रो करनी है और हमें इतने पैसे मिलेंगे, तो उनको फिक्स पेमेंट पक्का पक्का मिल जाएगी। कहाँ से? अपने इन बड़े बड़े स्टोर से। तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, रेट पहले से तय कर लो, डिलीवरी का टाइम बाद में रख दो। इसके अलावा ये लोग इनको कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे इरिगेशन से रिलेटेड हो गया, या वाटर है, इलेक्ट्रिक पावर है, जेनसेट है, ट्रैक्टर है, ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह। अब जहां तक लोकल वेंडर की बात है, रोड साइड वेंडर की बात है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो तो कोएग्जिस्ट करेगा करेगा, वो तो रहेगा रहेगा, लेकिन आपको उनसे compete नहीं करना बल्कि उनके साथ मेलजोल बढ़ाना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, उन लोगों को भी फ्रूट्स वेजिटेबल सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। कहाँ से? खरीद के, फार्मर से खरीद के। तो आपके जो इश्यूज है प्राइस डेली बेस पे चेंज हो जाते हैं, वो भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने एक रेट तय कर लिया है। इसके थ्रू आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। साथ में क्योंकि आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, स्टोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप टारगेट कॉस्टिंग भी अपना सकते हैं। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आप एक कॉस्ट के दायरे में रख के काम करते हैं, तो उसके अंदर आप अपना सेल्स प्रॉफिट पहले डिटरमाइन कर लें और स्टोर को रन करने की कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसी कॉस्ट के अंदर आप अपने प्रोडक्शन, अपनी सेल को प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने सजेशंस क्या दिए? सबसे पहला, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग लोकल वेंडर्स पे जाते हैं, रीज़न उनकी बार्गेनिंग पावर वहाँ ज़्यादा होती है। लेकिन स्टिल अगर ये इस सेक्टर में, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको सबसे पहले पूरा वैल्यू चेन समझना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर का। 30% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवरी ईयर वेस्ट होता है, अगर ये उस वेस्टेज को रोकते हैं तो इनको फायदा मिल सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू होलसेल मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, फार्मर से एग्रीमेंट कर लें, भाई जो तू बनाएगा वो सीधा तू हमको बेचेगा। उनको सर्टेनिटी आ जाएगी, वेस्टेज रुक जाएगी और फिक्स पेमेंट मिल जाएगी। साथ में उनको सपोर्ट सर्विसेज भी दे सकते हैं। इससे इनको रीजनेबल रेट पे चीज़ें मिलेंगी और जो रोड साइड वेंडर्स हैं उनको भी ये सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग अपनाकर अपने बड़े स्टोर की कॉस्ट को ये कम कर सकते हैं, एक दायरे में रख सकते हैं। ये इसके कुछ सजेशंस हो गए। हम इसका आंसर एक बार फॉर्मल वे में पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने आंसर किस तरह से लिखा है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिएगा यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे। फ्रेश बाजार सेल्स दीज फ्रूट एंड वेजिटेबल एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज ऑफ लोकल वेंडर इन लोकल मंडीज। यहाँ पर सेम प्राइस, प्राइस सेम है। दो द क्वालिटी ऑफ लोकल वेंडर इज नॉट एज गुड एज फ्रेश बाजार, बट लोकल पब्लिक प्रेफर टू बाय फ्रॉम लोकल वेंडर ऑन रोड साइड। दिस इज बिकॉज bargaining power of buyer is more from local vendor while fresh बाजार sells at fixed price। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये लोग क्या करते हैं ज़्यादा फ्रेश सामान बेचते हैं एज कम्पेयर टू लोकल वेंडर। ये ज़्यादा सामान फ्रेश बेचते हैं, बट स्टिल जो पब्लिक है वो लोकल वेंडर पे जाना ज़्यादा पसंद करती है। इसके पीछे कारण ये है, वहाँ पे इनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है।
फ्रेश बाजार रिड्यूस कॉस्ट बाय क्लोजली स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू चेन। वो लोग कॉस्ट कम कर सकते हैं वैल्यू चेन को स्टडी करके। इन एग्रीकल्चर सेक्टर अप्रॉक्सीमेट 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन लॉस्ट एवरी ईयर। 30% प्रोडक्शन लॉस्ट होता है एवरी ईयर एग्रीकल्चर सेक्टर में। फ्रेश बाजार कैन रिड्यूस दीज लॉसेस बाय एनालाइजिंग वेरियस सेगमेंट ऑफ वैल्यू चेन। Reduce losses by analyzing various segments of value chain. In India, each segment of agricultural sector like production, processing, marketing work in isolated manner. और यहाँ पे सब लोग आइसोलेटेड मैनर में काम करते हैं। इनको इंटीग्रेटेड मैनर में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो लॉसेस को रोक सकते हैं। प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, आइसोलेटेड मैनर, नॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, रिजल्टिंग मल्टीपल लॉसेस। फ्रेश बाजार शुड अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट ऑल सेगमेंट ऑफ वैल्यू चेन। इनको इंटीग्रेट करना है, प्रोडक्शन को, प्रोसेसिंग को, मार्केटिंग को। इंटीग्रेट करने के लिए जो लोग उगा रहे हैं उनसे बात करें, फिर उनको प्रोसेस अगर करने की रिक्वायरमेंट है उनसे बात करें, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खुद ही लेकर आए। इससे मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो भी बचता है। एंड ट्राई टू रिमूव ऑल इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व, benefiting both farmer and consumer. Moreover, contract farming participation could enhance overall value chain performance. Contract farming भी कर सकते हैं। In terms of increasing production, lowering transaction cost and boosting quality of output product. Contract farming is an agreement between buyer and farmer based on agricultural production being carried out. It also stipulates quality required and the price at which फार्मर एग्रीइंग टू डिलीवर एट फ्यूचर डेट, और किस प्राइस पे वो डिलीवर करेगा। एट प्रेजेंट फ्रेश बाजार परचेजेस फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम होलसेल मंडीज इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम होलसेल मंडीज। फ्रेश बाजार शुड पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू रिड्यूस इनपुट प्राइस रिस्क। दो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, फ्रेश बाजार कैन ऑल्सो एग्री टू सपोर्ट द फार्मर बाय सप्लाइंग इनपुट, assisting preparation of land, information, latest technology, effective use of power supply, providing production advice, transporting, maintain desired level of quality. They can also use target costing to reduce the operating cost. Since roadside vendor continue to coexist, therefore they should also supply their fruit and vegetable to them. In this way they can avoid opposition from small vendor. It is a win-win situation benefiting everyone. तो अगर हम दोबारा से इसको कंक्लूड करें, लोकल पब्लिक बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अगर फ्रेश बाजार को यहाँ पे काम करना है तो सबसे पहले वो इसके वैल्यू चेन को समझे। प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब आइसोलेटेड मैनर में, इंटीग्रेटेड नहीं है। तो इनको इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। इससे उन लोगों को अश्योरेंस, असिस्टेंस दे सकते हैं और इनके पास एक अच्छी क्वालिटी का टाइमली मैनर में प्रोडक्ट आ सकता है और प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क खत्म हो सकता है। इसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग करके अपने स्टोर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और साथ में जो लोकल वेंडर को एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो करेंगे, उनको भगा नहीं सकते, लेकिन ये उनके साथ डील करके उनको भी सामान सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से इनका मार्जिन बढ़ेगा और उनके अंदर जो कॉम्पीट करने की बेसिकली धारणा है वो कुछ कम हो जाती है। तो ऐसा करके ये लोग अपनी कॉस्ट को कम, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके साथ अब डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 10 क्वेश्चन हैं। हम अभी सीक्वेंस में सेकंड क्वेश्चन और वैसे नंबर 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट का एक क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। Z+ सिक्योरिटी मैन्युफैक्चर सर्विलेंस कैमरा इक्विवेलेंट डेटा सोल्ड टू वेरियस ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट। CCTV कैमरा बनाते हैं। द फर्म ऑल्सो इंस्टॉल द इक्विपमेंट एट द क्लाइंट प्लेस टू एंश्योर दैट इट वर्क्स प्रॉपरली। ये बनाने के बाद उसको इंस्टॉल भी करते हैं जिससे कि वो ठीक से काम करे। ईच कैमरा इज सोल्ड फॉर 2500, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1000 फॉर ईच कैमरा इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब 1500 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स्ड। बिलो इज इंफॉर्मेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ दिस इक्विपमेंट। देखिए, मैन्युफैक्चर
इनकी कैपेसिटी है 750, अगर ये चाहें तो 750 कैमरास बना सकते हैं, बट ये इतना नहीं बनाते, 500 ही बनाते हैं। इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी कितनी है? 500, और ये 500 इंस्टॉल करते हैं। रिक्वायर्ड द क्वेश्चन बिलो सेपरेट सिनेरियो एंड नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। पहला, आइडेंटिफाई द बॉटलनेक इन ऑपरेशन साइकिल दैट ZPS शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग, गिव रीजन टू योर आंसर। आपको बॉटलनेक बताना है। बॉटलनेक वो होता है जो इसको हम अड़चन बोलते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक मैन्युफैक्चर, एक इंस्टॉलेशन। तो यहाँ बॉटलनेक क्या है? इंस्टॉलेशन। उसका कारण है इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 750 कैमरास की है। अगर ये चाहें तो 750 बना सकते हैं। एक तरफ मान लो बना भी लिया, तो आप एक चीज़ बताइए, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? इंस्टॉल तो 500 ही कर सकते हैं, तो 250 तो बेकार पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब ये लोग 500 क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन 500 से अधिक नहीं कर सकते। हमने आपको यहाँ पे बताया, जो बॉटलनेक आउटपुट होता है वही सिस्टम आउटपुट होता है। बॉटलनेक इज इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का आउटपुट है 500, तो सिस्टम आउटपुट भी 500 है। तो क्वेश्चन ने कहा आइडेंटिफाई द बॉटलनेक इन द ऑपरेशन साइकिल दैट दे शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग। तो इनको यहाँ पर अपना इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो इंस्टॉलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बार आपको यहाँ बताते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चर तो 750 कर सकते हैं, इंस्टॉल 500 कर सकते हैं, इंस्टॉल 500 कर सकते हैं। तो जो बॉटलनेक है वो इंस्टॉलेशन है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। आगे देखते हैं। एन इम्प्रूवमेंट इन इंस्टॉलेशन टेक्निक could increase the number of installation to 550. This would involve total expenditure of 40,000. Advise whether they should implement this technique. वो कहते हैं हम लोग ना इंस्टॉलर 550 कर सकते हैं, हमने कुछ टेक्निक लगाई है। या तो ये हो सकता है जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसको बोलो जल्दी जल्दी काम करो, समय बचेगा, उसमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं लोग उनको इंस्टॉलेशन पे लगा दिया हो। इसको मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय बोलते हैं, क्योंकि जो थ्रूपुट अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में तो भरोसा नहीं रखती, ना ही कॉस्ट बढ़ाने में भरोसा रखती है, वो मल्टी स्किल के अंदर भरोसा रखती है। तो हो सकता है मैन्युफैक्चर के एम्प्लॉयज़ को बोल दिया इंस्टॉलेशन के लिए, थोड़े बहुत लोग खाली बैठे हों, खैर वॉट एवर इज़ द रीज़न। अब ये जो इंस्टॉलेशन है वो 550 कर सकते हैं, और इसके लिए इनको एक एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा 40,000 का। मे बी मल्टी स्किल बनाने के लिए वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे होंगे, इसके ऊपर 40,000 खर्च हो रहा है। तो बताने हैं काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप अभी देखिए मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है 500, अगर इंस्टॉलेशन 550 कर दें तो हम अब 550 मैन्युफैक्चर करेंगे 50 एक्स्ट्रा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कितना होगा? 50। अब आप सोचिए ज़रा, एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर अगर 50 होगा तो ऐसे सिनेरियो में हमें एक्स्ट्रा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 50 इंटू 1500, 50 इंटू 1500, ये कितना होता है? 75,000, 75,000, और 40,000 रुपये का एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा। 35,000 का प्रॉफिट है। बिल्कुल साहब, आग बंद करके काम कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 35,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे अगर आपकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 50 से बढ़ती है। नेक्स्ट, engineers have identified ways to improve manufacturing technique that would increase production by 150 units. This would involve cost of 100 per camera unit due to necessary changes to made in direct material. Advise ZPS whether they should implement this new technique. Engineers have identified ways to improve manufacturing technique that would increase production by 150 camera units. This would involve a cost of 100 camera due to necessary changes to be made in direct material. Advise ZPS whether they should implement new technique. ये कहते हैं हमने एक न्यू टेक्निक ढूंढी है जिससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है
वो 900 हो जाएगी और जो मटेरियल है वो 1100 लगेगा। क्या हमें करना चाहिए? हम इनको बताना चाहते हैं आप जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो नॉन बॉटलनेक के अंदर कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? नॉन बॉटलनेक। जो आपका बॉटलनेक है वो क्या है? बॉटलनेक ज़रा यहाँ पे देखिए वो क्या है। बॉटलनेक इज़ योर मैन्युफैक्चर, सॉरी, बॉटलनेक इज़ योर इंस्टॉलेशन। आप इम्प्रूवमेंट नॉन बॉटलनेक के अंदर कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट कहाँ पे कर रहे हैं? नॉन बॉटलनेक के अंदर, यानी कि इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं इन मैन्युफैक्चर के अंदर। अगर आप 750 की बजाय 900 की कैपेसिटी कर भी लेंगे, इससे क्या तीर मार लेंगे? बनेगा तो 500 ही, क्योंकि इंस्टॉल 500 हो सकता है। तो ऐसा हम कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप मैन्युफैक्चर की कैपेसिटी 150 से बढ़ाएं। इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो बॉटलनेक के अंदर कीजिए। अगर इंस्टॉलेशन 500 से 600 650 होता है तो हमें फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मैन्युफैक्चर की 250 सरप्लस कैपेसिटी है। अगर आप उसको और बढ़ा देंगे तो अब ज़्यादा सरप्लस कैपेसिटी हो जाएगी। इतने कम क्या करेंगे? तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट नॉन बॉटलनेक के अंदर इज अ टोटल वेस्ट। इम्प्रूवमेंट कहाँ पर होनी चाहिए? बॉटलनेक के अंदर। तो अच्छा, इजी क्वेश्चन था। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर है। आई थिंक शायद प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस है। देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10। Koni Limited, based in Kuala Lumpur, is the Malaysian subsidiary of जापान एनवॉय कॉरपोरेशन। कोनी कोलालमपुर में है और जापान की सब्सिडरी है। हेडक्वार्टर टोक्यो में है। कोनी प्रिंसिपल्स मलेशियन बिजनेसेस इंक्लूड मार्केटिंग, सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इनका मेन काम सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज का है। कोनी सेट अप अ न्यू फैक्ट्री एट पिनाग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल्स इंटीग्रेटेड सर्किट। नई फैक्ट्री पिनाग में लगाई है कोलालमपुर के अंदर और इंटीग्रेटेड सर्किट बेचते हैं। उसका नाम भी इन्होंने हमें बताया, Q50XM। द फर्स्ट क्वार्टर बजट प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 2000 यूनिट, और पहले क्वार्टर में इन्होंने प्लान किया है कि 2000 यूनिट बना के बेचेंगे। द बजट सेल प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट वर एज फॉलोज। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 50 दे रखा है पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, सर्किट टेक्स्ट हो गया मटेरियल, सर्किट डिज़ाइनर हो गई लेबर। एक को बनाने के लिए 10 यूनिट लगता है। RM ये वहाँ की करेंसी होगी, और डिज़ाइनर के 6 आवर्स लगते हैं @2। तो आप देख सकते हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 13 आता है। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंटू 2000 कर दें तो 26,000 आ जाता है। एक्चुअल रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, ये एक्चुअल रिजल्ट्स है। फिगर 1000 में है। सेल्स है इतनी, प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट सेम आता है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। कुछ ऑब्जर्वेशन हैं आपके सामने। इन टोटल द परफॉर्मेंस एग्रीड विद बजट, मोटा मोटा बजट और एक्चुअल बराबर है। However, in every aspect other than volume, there were huge difference. वो कहता है मोटा मोटा ही सेम है, वॉल्यूम के अलावा सब चीज़ों में डिफरेंस है। सेल्स वर मेड एट व्हाट वाज सपोज टू बी हाईएस्ट फिजिबल प्राइस, बट वी नाउ फील दैट वी कुड सोल्ड देम 82.5 विद नो एडवर्स इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। क्वेश्चन कहता है देखिए, हमने सोचा था हम 50 में बेचेंगे, बट हमने जो बेचा वो कितने में बेचा? अगर हम 158,000 को 2000 से डिवाइड कर दें तो हमने 79 में बेचा है। कहाँ 50, कहाँ 79? बड़ा अच्छा प्राइस है, लेकिन कह रहे हैं इसमें इतनी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते तो इतने में बेच सकते थे, और क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी इतनी ही बिकती। बट वी नाउ फील दैट वी कुड हैव सोल्ड फॉर RM 82.5 विद नो एडवर्स इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। The circuit at cost that was anticipated at the time of budget prepared was 2.5. However, the general market price leading to efficient purchase of circuit during the quarter was 4.25. हमने जब बजट बनाया तब हमें लगता था सर्किट ₹2.5 का आ जाएगा, बट बाद में पता चला 4.25 का आएगा। सर्किट डिज़ाइनर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइनिंग
electronic circuit that make up the electrical system. Circuit designer cost rose dramatically with increased demand for specialist skill required to produce X50XN and the general market rate was 3.125. इसके रेट में भी बढ़ोतरी हो गई, 3.125 हो गया. Although Kony always paid below the normal market rate, जबकि कोनी ने कम पैसे दिए हैं. In my opinion, it is not possible to measure the first quarter performance through variance analysis. Further, our operations are fully efficient as final contribution is equal to original budget. Comment on management accountant view. वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं लगाना चाहिए, बट हम अपनी तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम है. तो आपको मैनेजमेंट का व्यू बताना है, इसके अंदर क्या रहेगा, मैनेजमेंट का व्यू बताना है. ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा. आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाता हूँ. हम लोगों ने एक बजट बनाया था और वो बेसिकली पहली टेबल में दे रखा है. वो पर यूनिट है, अगर आप उसको एक्चुअल आउटपुट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड कहलाएगा. अब क्योंकि आपने पर यूनिट लिखा था, ठीक है वो बजट है, लेकिन आपने एक्चुअल में 2000 क्वांटिटी बनाई, तो जब आप इसको 2000 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड कहलाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल. तो अगर हम देखें तो हमारी सेल कितनी होगी, 2000 एट द रेट 50, 1 लाख. मटीरियल कितना लगेगा, 10 यूनिट, 20,000 एट द रेट 2.5, 50,000. लेबर 6 घंटे, 12,000 एट द रेट 2, 24,000, 26,000. अगर हम बात करें एक्चुअल की, तो एक्चुअल में सेल कितना हुआ है, 2,000 एट द रेट 1,58,000. मटीरियल 21,600, लेबर 11,600, $97,200, 34,800. प्रॉफिट 26,000. अगर आप इनके रेट्स वगैरह निकालें तो कितना आता है, 79, 4.5, ये एक्चुअल है. अब बजट को रिवाइज किया गया है, रिवाइज सेल्स 2000 एट द रेट 82.5, ये हो सकता है. ये सेल हो गई 1,65,000. मटीरियल वो कहता है जो मटेरियल का प्राइस है वो 4.25 है. $85,000.
12,000 घंटे है एट द रेट 3.125। $37,500। 165 में से 85,000 माइनस करते हैं, 37,500 आता है। 42,500 ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब आप देखिएगा, हमने स्टैंडर्ड भी बना लिया, रिवाइज स्टैंडर्ड भी तैयार है और साथ में एक्चुअल रिजल्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टैंडर्ड हमारे पास है, रिवाइज स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है। अब हमें वेरिएंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक होता है प्लानिंग वेरिएंस और एक होता है ऑपरेटिंग वेरिएंस। जो प्लानिंग वेरिएंस होता है वो अनअवॉइडेबल होता है। जो प्लानिंग वेरिएंस होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, ये मैनेजमेंट की वजह से अराइज होता है। लेकिन जो ऑपरेटिंग वेरिएंस होते हैं वो अवॉइडेबल होते हैं, ये वर्कर की मिस्टेक की वजह से अराइज होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम प्लानिंग वेरिएंस के बारे में बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और प्लानिंग वेरिएंस के बारे में बताता हूँ। आप देखिएगा, ज़रा मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। इसमें हम प्राइस का डिफरेंस लेते हैं। सेल में कंसेप्ट उल्टे हो जाते हैं, एक्चुअल में से स्टैंडर्ड प्राइस या बजट प्राइस माइनस करते हैं। तो आप देखिए 82.5 माइनस 50 और इसको हम रिलेट करते हैं प्राइस डिफरेंस को एक्चुअल से। जब हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो रिवाइज स्टैंडर्ड को हम एक्चुअल मानते हैं। तो यहाँ पर 2000 32.5 इंटू 2000, तो ये आ गया 65,000 फेवरेबल। क्वांटिटी वेरिएंस अगर निकालें तो वो नील आएगा। 2000 माइनस 2000 इंटू 50 नील। अगर हम सेल के ही ऑपरेटिंग वेरिएंस निकालें, वी विल कंपेयर रिवाइज स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। हम रिवाइज स्टैंडर्ड एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। तो अगर इनको कंपेयर करते हैं तो 79 माइनस 82.5 इंटू 2000, 82.5 माइनस 79 इंटू 2000, 7,000 एडवर्स आता है और क्वांटिटी नील आएगा। ऐसा। अब आते हैं मटेरियल के अंदर। मटेरियल में हम सबसे पहले निकालते हैं प्राइस वेरिएंस। देखिएगा, मटेरियल के अंदर हम सबसे पहले निकालेंगे प्राइस वेरिएंस। प्राइस का डिफरेंस लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। पहले हम प्लानिंग वेरिएंस निकाल रहे हैं, 2.5 एंड 4.25 इनटू प्राइस डिफरेंस को हम रिलेट करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। $35,000 एडवर्स। फिर है क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी तो सेम है, 20,000 और 20,000। नील। अब ऑपरेटिंग वेरिएंस निकालते हैं। प्राइस 4.25 माइनस 4.5, 21,600, 20,000, 21,600 इंटू 4.25, 5,400 एडवर्स, 6,800 एडवर्स, 6,800 एडवर्स।
लेबर रेट और एफिशिएंसी 2 and 3.125 इंटू 12 साल, $13,500 बंडल। यहाँ पर आएगा 3.125 इंटू 11,600 और यहाँ पर आएगा 3.125 1450 फेवरेबल, 1250 फेवरेबल। देखिएगा ज़रा, अगर आप आंसर को देखें तो सीधा सीधा यहाँ पे पता चलता है प्लानिंग ऑपरेटिंग के बारे में। प्लानिंग वेरिएंस है 16,500 फेवरेबल और ऑपरेटिंग वेरिएंस है 16,500 एडवर्स। ऑफसेट हो गया तभी कंट्रीब्यूशन सेम है 26,000 तभी कंट्रीब्यूशन सेम है 26,000 क्योंकि दोनों वेरिएंस एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो सेल मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने कम रेट पे सामान बेचा है। परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस भी पुअर है, साथ में प्रोडक्शन मैनेजर ने भी ठीक से काम नहीं करा, उसने क्वांटिटी ज़्यादा ली है। लेकिन लेबर के रिस्पेक्ट में बात करें तो एचआर मैनेजर ने अच्छा काम किया है, लेबर को सर्किट डिज़ाइनरों को कम रेट पर रखा है और जो वहाँ के वर्कर हैं वो भी एफिशिएंट है। तो एक तरह से लेबर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन सेल्स और मटेरियल के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अगर ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। जो 16,000 एडवर्स आ रहा है, 16,500 एडवर्स, उसको फेवरेबल में लेकर आ सकते थे। इतनी परफेक्ट मार्केट कंडीशन में सेलिंग प्राइस बढ़ गया है तो सेम कंट्रीब्यूशन की बजाय ये हाई प्रॉफिट कमा सकते थे। आइएगा अब आपको आगे लेके चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, गेन शेयरिंग। ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको स्टडी मटेरियल में दे रखा है, लेकिन उसके ऊपर वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन या केस स्टडी नहीं दे रखी। मई 2020 के अंदर गेन शेयरिंग के अंदर भी केस स्टडी आ गई। आइएगा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। राया हेल्थ केयर लिमिटेड is a leading healthcare service provider in Mumbai. ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। It has approximate 450 potential beds. It provide diagnostic and day care specialty facility also. मुंबई के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, 450 बेड्स हैं और डायग्नोस्टिक यानी कि MRI स्कैन और साथ में डे केयर स्पेशलिटी सर्विसेज भी हैं। In diagnostic center, they are using traditional device for CT scan, MRI, which are not enough as per demand. लेकिन डायग्नोस्टिक मेरे को लगता है इनका ठीक नहीं है, पुराने इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। Patient waited more than week for CT MRI scan. This problem can cause delay in diagnosis, illness, waste of time and other resources, not just in radiology but throughout the healthcare system. इनकी मशीनें पुरानी है, इससे पेशेंट को ना MRI CT स्कैन के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। इससे उनकी इलनेस बढ़ जाती है
सिर्फ इनका रेडियोलॉजी ही नहीं, इनके हॉस्पिटल का नाम भी खराब होता है, इनकी बाकी सर्विसेज पे भी फर्क पड़ता है। Raya has planned to outsource CT scan and MRI to Live Life, which has world-class international chain of diagnostic center. राया ने सोचा है क्यों ना हम अपने रेडियोलॉजी को आउटसोर्स कर दें लिव लाइफ को, जो इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। लिव लाइफ प्रॉमिस टू प्रोवाइड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, और उन्होंने कहा हम तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी दे देंगे। फाइनेंस मैनेजर ऑफ राया डाउट दैट इट विल नॉट बी अ प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ राया। Live Life has entered an agreement to provide services to Raya with no guarantee of receiving payment. Raya agrees to the following condition. राया को जो अकाउंटेंट है उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट नहीं होगा। स्टिल लिव लाइफ ने राया के साथ एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट की मोटी मोटी जो टर्म्स है वो इस प्रकार हैं। कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन फर्स्ट ईयर द सेम विल बी रिटेन बाय लिव लाइफ। जो भी फायदा होगा पहले साल वो लिव लाइफ रखेगा। कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर राया 30% लेगा, लिव लाइफ 70 लेगा। कॉस्ट सेविंग जनरेटेड इन फोर्थ ईयर, और जो भी फोर्थ ईयर में फायदा होगा वो राया लेगा। एनी कॉस्ट सेविंग जनरेटेड बाय एन आइडिया प्रपोज एक्सक्लूसिवली बाय राया दैट डज नॉट रिक्वायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय लिव लाइफ विल बी पास्ड ऑन टू राया। और इन पूरे 4 साल के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक आइडिया होता है जिसकी वजह से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो सारे के सारे बेनिफिट्स राया को दे दिए जाएंगे। आपको इस एग्रीमेंट को डिस्कस करना है, तो एक बार मैं आपको केस स्टडी समझाता हूँ। राया मुंबई में है, 400 बेड का हॉस्पिटल है, रेडियोलॉजी साथ में डे केयर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इनका रेडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इनके सीटी स्कैन एमआरआई की जो इक्विपमेंट्स हैं वो पुराने हो चुके हैं। लोगों को वेट करना पड़ता है वीक का, इससे उनकी इलनेस बढ़ जाती है, इससे रेडियोलॉजी के साथ साथ इनकी बाकी सर्विसेज का नाम भी खराब होता है। राया ने सोचा है कि हम रेडियोलॉजी को आउटसोर्स कर देते हैं लिव लाइफ को, लेकिन जो लिव लाइफ है इनका कंटेंट कहता है वो प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट नहीं रहेगा, बट स्टिल ये एग्रीमेंट एंटर करते हैं जिसके तहत पहले साल का फायदा लिव लाइफ लेगा, सेकंड थर्ड ईयर का शेयरिंग की जाएगी, फोर्थ ईयर का राया लेगा। इन चारों सालों में अगर राया को कोई मतलब राया के सजेशन से कोई फायदा होता है जिसमें लिव लाइफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सारा बेनिफिट राया ले लेगा। आपको इस तरह के अरेंजमेंट को डिस्कस करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं गेन शेयरिंग या कॉस्ट सेविंग शेयरिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम दोबारा से बनाते हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम रीडिज़ाइन करते हैं, और उसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि हम आपसे पैसे लेंगे, लेकिन अगर आपको रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसमें हम हिस्सेदारी लेंगे। ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है दोनों लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी मेहनत करके काम कर सकती है, दूसरा उसको असिस्ट कर सकती है। अब जो आदमी असिस्ट कर रहा है उसको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, एक तरह से फॉर्च्यून उसके हाथ लग सकता है, या उसके लिए एक रिस्की सब्सटेंस भी हो सकता है, वो लोग इतना लगाने के बाद खाली हाथ यहाँ से जाएं। तो बेसिकली कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस एग्रीमेंट को हम डिस्कस करें, दिस इज कॉल्ड गेन शेयरिंग कॉस्ट सेविंग शेयरिंग अरेंजमेंट, जिसमें राया और लिव लाइफ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये लिव लाइफ के लिए एक अच्छा एग्रीमेंट हो सकता है, वो लोग इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि इतना पैसा लगाने के बाद उनको कुछ भी ना मिले, या इतना पैसा लगाने के बाद उनको बहुत कुछ मिल जाए। इससे दोनों को फ़ायदा है। उसका कारण है अगर रेडियोलॉजी इनकी अच्छी होगी तो राया का जो नाम खराब हो रहा है वो नाम खराब नहीं होगा, साथ में इनकी जो दूसरी सर्विसेज हैं वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे तो ओवरऑल फ़ायदा होगा। लिव लाइफ को फ़ायदा ये है उसका बिजनेस एक्सपेंड होगा। इसके लिए इन दोनों को एक दूसरे के साथ अपने फाइनेंशियल डेटास को भी शेयर करना पड़ेगा। उसका रीज़न है तभी ये लोग जान पाएंगे कि किसकी वजह से ये बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं और वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो वी कैन से दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, जिसके अंदर लिव लाइफ एक एग्रीमेंट एंटर करती है विदाउट गारंटी ऑफ एनी पेमेंट, बट इफ द गेन अराइजेस उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हम कह सकते हैं ये एक रिस्की सब्सटेंस है, दे विल वॉक अवे विद नथिंग, और दे विल गेट अ फॉर्च्यून इफ इट पिक्स अप। तो इसका आंसर इन्होंने क्या लिखा है, मैं आपके साथ वो आंसर अब शेयर करूंगा नोट्स के अंदर ले जाके, आपको देखिएगा ज़रा।
यहाँ पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ फिफ्थ, द एग्रीमेंट बिटवीन राया एंड लिव लाइफ is gain sharing arrangement. Gain sharing arrangement, also known as cost saving sharing. It is an approach to review and adjusting an existing contract. Review and adjustment of existing contract or series of contract where adjustment provide benefit to both parties. A fundamental form of gain sharing is where a supplier agrees to perform his part of contract with no guarantee of receiving payment. Supplier agrees to perform his side of payment with no guarantee of receiving payment. Instead, any payment received is based upon benefit that emerges to customer as the result of successful completion of supplier side of bargain. Payment based upon benefit that emerges to customer. Live Life and Raya has also entered into such arrangement. There is a clearly a risky substance for the supplier, that is Live Life, because it could spend a fortune and walk away with nothing. Alternatively, if benefit of Raya are substantial, Live Life could find it rewarded with a large return. Cost saving might be attained from reducing the cost of supplies, implementing new skill, revised delivery time, improvement in operation. और benefit कैसे हो सकता है आप देखिएगा, reducing cost of supply, implementing new skill, revised delivery time, improvement in operation. The gain or benefit or advantage to be shared is not necessarily financial, although financial benefit are expected to occur frequently. Raya, for instance, will not necessarily take cost saving in the form of lower contract value, but might require a higher specification for medical treatment. Raya might require a higher specification for medical treatment. However, to assess financial benefit, both parties to have provide each other with access to relevant cost number to determine the basis of assessment of benefit and calculation and sharing of benefit. Cost number, sharing of the benefit. Many contracts involving these arrangements have emphasized on greater openness and shared development and improvement. In the given case, gain sharing deals are on face of it a win-win situation for both Raya and Live Life. Interests of both are aligned. Live Life is trying to save cost of Raya while Raya is trying to get world class services. ये इसका आंसर है. मैं एक बार आपको यहाँ से हाईलाइटेड पोर्शन के थ्रू समझाऊंगा. इसको गेन शेयरिंग या कॉस्ट सेविंग शेयरिंग अरेंजमेंट बोलेंगे. इसके अंदर हम रिव्यू एडजस्ट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को. सप्लायर अपना पार्ट परफॉर्म करता है विदाउट गारंटी ऑफ एनी पेमेंट, लेकिन अगर कस्टमर को बेनिफिट होता है तो उसको फायदा मिलता है. ये एक रिस्की सब्सटेंस है बिकॉज ही कुड इट कुड स्पेंड अ फॉर्च्यून वॉक अवे विद नथिंग. लिव लाइफ को बेनिफिट हो सकता है हायर रिटर्न के साथ, और ये बेनिफिट वो कैसे लेकर आ सकता है, कॉस्ट ऑफ सप्लाईज कम करके, बेटर क्वालिटी के थ्रू, न्यू स्किल टेक्नोलॉजी के लिए थ्रू, और कोई इंप्रूवमेंट करता है ऑपरेशंस में उसके थ्रू. राया माइट रिक्वायर अ हायर स्पेसिफिकेशन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. साथ में राया को वैसे फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट उनको अच्छा नाम मिल सकता है. शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, एम्फेसाइज ऑन ग्रेटर ओपननेस, शेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. अच्छा, इसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहली बात, एम्फेसाइज करेंगे ओपननेस, शेयर डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट के ऊपर. ये विन विन सिचुएशन है. जो लिव लाइफ है वो कॉस्ट सेव करेगी और राया वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी. आई होप आपने इस केस स्टडी को अब हमारे साथ समझा होगा. मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा. एक क्वेश्चन है 7th नंबर, इसको देखते हैं क्या लिखा है. ये CRM के ऊपर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. देखिएगा ज़रा. GSM is located in center of city X, popular for wide range of stationery product at competitive rate.
स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं। बॉक्स फाइल, कोबरा फाइल आर अमंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस। JSM client majorly include medium and large corporate office apart from reasonable base of retail client। ये मीडियम और लार्ज स्केल कॉर्पोरेट को सामान देते हैं अपार्ट फ्रॉम रीजनेबल बेस फॉर रिटेल क्लाइंट। Mr. Ronit, who has done his master's in operation and marketing, recently joined the family business. Mr. Ronit, during the first week itself, identified there are regular complaints from corporate clients regarding the delivery of items which are different from what is ordered and for not meeting the requirement. Ronit understands consumer behavior is very critical in nature if understood well and used throughout the business operation. Then can be a key success factor. Hence, with intent to establishing the integrated relationship with customer at JSM, Mr. Ronit advised marketing team to start recording the date regarding customer in systematic manner and reporting the same. Following is information regarding 5 major customer who regularly orders printed Cobra file from JSM. A, B, C, D, E. Number of units sold, margin per unit, number of purchase order, number of deliveries, kilometer travel per delivery. Cost of processing the order is INR 2000 per order. Cost of handling material is INR 0.15. Transport is 3. Rush delivery made to B. Cost of rush delivery is this much. Analyze the customer profitability for JSM. Explain 3 fundamental aspects of CRM to facilitate building relationship with customers. जवाहर कंपनी स्टेशनरी बेचती है। अभी रोनित ने इनके बिजनेस को ज्वाइन करा है। उसको ऐसा लगता है कि हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, कस्टमर की कंप्लेंट आती है। वो ये कहते हैं कि हमने जो मांगा हमें वो मिला ही नहीं या हमें डिलीवरी ठीक से नहीं हुई। अब उसने 5 कस्टमर्स के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स पकड़ी हैं और हम लोगों को यहाँ पर इनके बारे में कुछ कैलकुलेशंस करनी है। मैं आपको एक बार यहाँ ब्रीफ में बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं कस्टमर ए की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ मार्जिन पर यूनिट को ना हम लोग बेसिकली आप कह सकते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट बोलेंगे, ओवरहेड्स नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन को देख के समझना पड़ता है। तो जैसे रेवेन्यू है 6000 इंटू 6। अब परचेज ऑर्डर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर 2000 पर ऑर्डर है। ऑर्डरिंग होगा 10 इंटू 2000। हैंडलिंग मतलब इतना पर आइटम। हैंडलिंग 6000 इंटू 0.15। हैंडलिंग के बाद ट्रांसपोर्ट किलोमीटर पर डिलीवरी। 3 डिलीवरी में 300 किलोमीटर चलेगा। एंड 3 फॉर अच्छा बस इतना ही। रश डिलीवरी तो इसकी है ही नहीं। यहाँ से इसका प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसे आपको सबके प्रॉफिट्स निकालने हैं। मैं आपको एक बार पीछे इसके आंसर को दिखा देता हूँ कि कैसे इन्होंने किया है। देखिएगा मार्जिन, इसको बेसिकली हम सेल मान के चल रहे हैं या सेल माइनस कॉस्ट। ये खर्चे माइनस करके ये आंसर आ गया। फिर उन्होंने परसेंटेज निकाला है। बी का नेगेटिव आंसर आ रहा है, बाकी सबका पॉजिटिव आंसर है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हमसे सेकंड पार्ट में 3 इश्यूज के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला है। देखिएगा जरा। 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट, एक है ऑपरेटिव, एक एनालिटिकल और तीसरा कोलैबोरेटिव। पहला है ऑपरेटिव, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एंड इज यूज्ड बाय ऑपरेशनल टीम। आपको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की डिटेल अपने पास रखनी है और उनको ऑपरेशन टीम को देना है। कई बार कोई प्रोडक्ट मांगता है, हमारे पास नहीं होता, लेकिन जब हम कभी फ्यूचर में उसको लॉन्च करते हैं तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंटरेक्शन बाय कस्टमर are kept in database and are used by service sales marketing team for operational decisions. Analytical, data created on operation side by CRM effort for evaluation prediction of customer behavior. In JSM,
Analytical CRM highlight the pattern of customer behavior which helps sales team to pitching up the sales. Collaborative. Information about the customer must flow seamlessly throughout the supply chain. Major distribution channel in form of collaborative effort of all the departments. तो बेसिकली CRM हुआ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट. ऑपरेटिव CRM का मतलब है जब भी हम किसी कस्टमर से डील करें तो उसका डिटेल एक डेटाबेस में डाल दें और उस डेटाबेस को ऑपरेटिंग टीम को दे दें. एनालिटिकल के अंदर क्या होता है, उस डेटाबेस को यूज़ करना है, कल को हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड है तो उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए. कोलैबोरेटिव के अंदर जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालते हैं ये थ्रू आउट सबके पास पास ऑन हो जानी चाहिए जिससे सेल्स टीम उसके ऊपर अच्छे एफर्ट्स कर सके और इस प्रोडक्ट को जो अब ये लॉन्च कर रहे हैं उसको पॉपुलर बना सके. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. हम इसके आगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2. उसमें हम रेस्ट ऑफ द आरटीपी डिस्कस कर लेंगे. आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय. टेक केयर.